नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करके उसे सुदृढ़ करें। यूसीसी इज लोडिंग। यह आपने कहाँ सुना, कहाँ देखा? जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज लोडिंग, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहा है। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि बीजेपी का हैंडल ये बता रहा था कि साहब कि किस प्रकार से जब 240 के ऊपर लोकसभा में 240 सदस्यों के रहते हुए एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, तो किस तरह से लोग कह रहे थे कि ये तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है। खड़गे जी कह रहे थे कि ये तो चलने वाली नहीं है, ये तो अनस्टेबल है और ये तो बिल्कुल, उनको मौज आ रही थी। राहुल गांधी सोच रहे थे कि बस इसको तो हम बिल्कुल क्वाश कर देंगे, बस क्वाश कर देंगे, बस जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, वह बिल्कुल सब जातियों में विभक्त कर देंगे, खंड खंड कर देंगे, देश को बिल्कुल यूनियन ऑफ स्टेट्स बना देंगे, स्टेट्स को अलग कर देंगे, सब कुछ जैसा कि उनके पितामह सोच के गए थे उस तरह से इसको कर देंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। तो इसी में वक्फ बिल का भी तो उन्होंने उल्लेख किया। अभी वक्फ बिल आपको पता है कि पास हो चुका है और बड़े आराम से पास हो चुका है, कोई जरा सी भी तकलीफ नहीं आई पास होने में, न जेडीयू हिली न टीडीपी हिली। और अब बात हो रही है कि साहब अब यूसीसी लाना है। अब यूसीसी लाएंगे तो अब क्या कहेंगे हमारे राहुल गांधी, और क्या कहेंगे ओवैसी? क्योंकि अगर यूसीसी की आलोचना करोगे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल पक्की बात है। यूसीसी एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके समर्थन में सबसे प्रखर वक्ता यदि कोई रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर आजकल आपको पता है कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये भी इस देश का आपकी एक ये बड़ी विचित्र सी एक विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने सदैव यह कहा कि भाई आलोचना प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जिसने ये कहा कि बिना आलोचना के प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता, उसी की आजकल आप आलोचना नहीं कर सकते। तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो उसके विरोध में लोग खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, मैं यही कल्पना कर रहा था। क्योंकि हजरत ओवैसी तो कहेंगे हमारी शरीयत में किसी तरह की मदाखलत नहीं की जा सकती, मदाखलत नहीं की जा सकती, और जो है हमारे लिए शरीयत ही सबसे ऊपर है। और कई सारे कांग्रेस के भी आजकल बोलने लगे हैं कि साहब शरीयत संविधान से ऊपर है। आपको ध्यान है कि इनके एमएलए हैं, मंत्री हैं बल्कि झारखंड में कांग्रेस के ही हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, शरीयत जो है वो संविधान से ऊपर है। और बंगाल में तो बोलते ही रहते हैं, और सिद्दीकुल्ला चौधरी वगैरह जो है वो तृणमूल कांग्रेस वाले वो बोलते ही रहते हैं। तो मैं यही कल्पना कर रहा था कि कांग्रेस जो है वो किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तो उनके पितामह भी बोले थे, हालांकि उन्होंने उसको लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब कि हमारा जो वोट बैंक है वो रुष्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी फिर यही कहेंगे कि हमारे वोट बैंक को ध्वस्त करने की ये एक साजिश है, हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, ये तो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये तो थोड़ा अंदाज जो है वो ओवैसी जी का है। राहुल गांधी कहेंगे भैया देखिए, इस देश में केवल जातियों को अलग अलग किया जा सकता है और हिंदू और मुसलमान को अलग अलग रखना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जिससे हिंदू और मुसलमान और हिंदुओं की सभी जातियां एक हो जाए, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कांग्रेस ने कभी किया नहीं है। कांग्रेस का काम केवल तोड़ना है, अलग अलग रखना है, इसलिए यूनिफॉर्म कोई भी चीज़ हो हम नहीं कर सकते। फिर तो इनसे पूछेगा संदीप दीक्षित जैसा कि भाई आपको यूनिफॉर्म में क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं नहीं, आप सब लोग एक जैसी यूनिफॉर्म कैसे पहना सकते हैं? ये देश जो है विविधता का देश है, ये डाइवर्सिटी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अलग अलग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लो भाई, कर लो बात।
हो गया कार्यक्रम। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में जिस तरह से लागू हुआ उत्तराखंड में, उसमें बहुत सारे पेच रह गए, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो शरीयत एक्ट 1937 जो है वो तो बेकार हो जाएगा। और शरीयत एक्ट 1937 जो था और उसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी थी अमीर उमरा को। जी हाँ, उसमें विल्स और लेगेसीज जो थी वो अलग कर रखी थी उसमें कि साहब की विल, लेगेसी और अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल थी जब तक कि आप कोई डिक्लेरेशन नहीं कर देते। आपकी चॉइस थी उस समय, उसमें चॉइस दे रखी थी कि साहब, यानी शरीयत बाई चॉइस। जो शरीयत एक्ट 1937 है वो शरीयत बाई चॉइस है। किसके लिए? अशराफ मोमिन के लिए, और मोमिना के लिए कोई चॉइस नहीं है उसमें। बड़ा विचित्र एक्ट है, लोगों ने उसे ध्यान से पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसका एक सेक्शन है, शायद सेक्शन 3 है, जिसमें ये बताते हैं कि साहब की जितनी भी महिलाओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जिसमें निकाह है, तलाक है, उनका जो जिसको बोलते हैं मेहर है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो तो शरीयत से गवर्न होगी। क्यों? क्योंकि शरीयत में उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बता रखा है, वो दूसरे दर्जे की हैं, तो वो दूसरे दर्जे में उनका सारा हक जो है वो मारा जाता है। और इसी में एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ दिया है। बाय द वे, ये आपको ध्यान हो कि शरीयत एक्ट में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आती। तो शरीयत से जहाँ जहाँ फ़ायदा हो सकता है अशराफ को, वो सारा पहुँचाया गया है। यानी एग्रीकल्चरल लैंड क्यों नहीं आती भाई शरीयत में? ऐसा शरीयत में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साहब एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं होगी। एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं है उसमें। एग्रीकल्चरल लैंड को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जैसे आप चाहें, उसमें से आप लड़की का हक भी मार सकते हैं। बाकी अर्बन प्रॉपर्टीज़ में आप विल और लेगेसी और अडॉप्शन इत्यादि जो कार्य हैं जो बाकी और नहीं कर सकते, वो यदि आप डिक्लेरेशन ना करें तो आप वो भी आराम से कर सकते हैं। अब ये अगर लागू हो गया तो सबसे ज़्यादा धक्का उनको लगेगा जो लड़कियों को तलाक नहीं लेने देते, क्योंकि लड़कियां भी जो है वो तलाक की बराबर की हकदार हो जाएंगी। दूसरी बात, जो तलाक के दूसरे तौर तरीके हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। हर एक को कोर्ट जाके तलाक लेना पड़ेगा, जैसे कि हिंदुओं में होता है कि भाई कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ता है, और सूट फाइल करने के बाद में फिर ये तय होता है कि साहब की इनकी जो मैरिज है वो इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, अडॉप्शन और गार्जियनशिप, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ये पर्सनल लॉज के और यूसीसी के। तो अडॉप्शन और गार्जियनशिप अवेलेबल हो जाएगी। अब कुरान में तो भाई अडॉप्शन मना है, और आप जो है वो इस तरह का लॉ ले आएंगे तो हजरत ओवैसी क्या कहेंगे? हजरत ओवैसी कहेंगे हमारी कुरान को दूषित कर रही है ये लोग, हमारी कुरान में मदाखलत है बिल्कुल, जो हुजूर ने कहा और जो अल्लाह ने कहा उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। और राहुल गांधी क्या कहेंगे? भैया जो वो करते हैं उनको करने दो, वो गटर में पड़े हुए हैं तो उनको पड़े रहने दो, आपको क्या है। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाएगा, वो ये है कि हमारा जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो महिलाओं को एक प्रकार से तलाक लेने का अधिकार ही नहीं है। उसको जो भी है शरीयत में उसको बोलते हैं खुला, और खुला जो है वो महिलाएं डायरेक्ट नहीं ले सकती, उनको काजी के पास जाना पड़ता है। जो पुरुष है वो तो सीधे सीधे कर सकता है। अब आप कहेंगे कि साहब कि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल का क्या हुआ? नहीं, तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल जब मोमिन लोग आते हैं बीच में तब फिर वो हवा हो जाता है, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए। उनको कोई इससे लेना देना नहीं कि इसमें इक्वालिटी कहाँ गई, इसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है और महिलाएं शोषित और वंचित है। ना ना ना, वो शोषित वंचित जो है वो केवल जो उनका वोट बैंक होता है वही शोषित वंचित है, बाकी और शोषित वंचित नहीं होता। महिलाओं का कुछ भी आप करते रहिए,
महिलाओं को आप जो है वहाँ पर वो पुराने जो दियत वाले सिद्धांत हैं, शरीयत में दियत का सिद्धांत है। दियत का सिद्धांत मतलब जिसको बोलते हैं ब्लड मनी, कि अगर मर्डर हो गया तो पैसे दे के छूट जाइए। या जैसे आपके सिद्धांत हैं कि साहब कि किसी लड़की का रेप हो गया तो जिसने रेप किया है उसकी बहन को रेप कर दीजिए। तो इस तरह के सिद्धांत हजरत ओवैसी चाहते हैं। और राहुल गांधी जी तो भैया वो तो है ही आपके साथ में। यूसीसी का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यूसीसी का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये भी होने वाला है कि अब धीरे धीरे जो मुझे पता चल रहा है कि धीरे धीरे मुसलमानों में ये बात घर बैठती चली जा रही है, ख़ास तौर से वो मुसलमान जो पूरी तरह से कट्टरपंथी है कि भाई हमारा बचाव जो है वो ये कांग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस नहीं कर सकता। इसलिए वो भी अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाई हमें क्या अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव करना चाहिए। नहीं, देखिए हमारा उद्देश्य वही है, याद कीजिए आरफा खानम को, केवल हम अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहे हैं। तो क्या वो कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव की बात सोच सकते हैं? इस पर द ज्यूरी इज़ आउट। इस पर हम आगे विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।